नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ग्रामर पर। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक? परसेंटेज, प्रतिशतता के सवाल करेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर IBPS और RRB के अंदर आए हुए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सवालों को और पूरे गौर से देखेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक कि किस तरह से सवालों के अंदर क्या अप्रोच रहती है। देखो, परसेंटेज के सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो परसेंटेज के सवाल अपने करते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा रेशो का भी रोल रहता है। ठीक है, परसेंटेज और जो रेशो है ना वो बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। जब रेशो का करते हैं सवाल तब बीच में परसेंटेज के लॉजिक लगते हैं, और जब परसेंटेज करते हैं तो रेशो लगता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सवाल आपको इसी तरह के, ज़रूरी नहीं है कि मतलब रकमें यही हों, इसी तरह से मिलते जुलते सवाल आपको एग्ज़ाम्स के अंदर जो अभी आगामी परीक्षाएं होंगी, आगे वाली जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके अंदर मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। तो पूरे ध्यान से समझना बात को कि किस तरह से हम परसेंटेज के सवाल जो हैं वो कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे इधर, ठीक है, इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके बताऊँगा। ठीक है, पहला सवाल क्या है? देखो भाई, सारे नए सवाल हैं। ज़्यादातर सवाल जो हैं वो बहुत से लोगों के नहीं किए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे आप। इस तरह के सवाल ऐड किए हैं मैंने इस क्लास के अंदर। ठीक है, पहला सवाल, एक आदमी अपने वेतन का 10%, 18% और 22% अपने 3 बच्चों में वितरित करता है। कि भाई उसका कोई पूरा वेतन है, वो क्या करता है, 3 बच्चे हैं उसके, 10%, 18% और 22% अपने 3 बच्चों में वितरित करता है। जो क्रमशः, जो किसके लिए? बच्चों के लिए। जो क्रमशः 40%, 60% और 25% राशि खर्च कर देते हैं। जितना जितना उनके पिता ने उनको पैसा बांटा उसमें से उन्होंने 40, 60 और 25 खर्च कर दिया। अब बच्चों और आदमी के पास बची कुल राशि का अंतर 1015 रुपये है। कि भाई पिता ने अपने बच्चों को पैसा दे दिया, बचा हुआ पैसा पिता का, और जो पैसा बच्चों को दिया बच्चों ने खर्च कर दिया, बचा हुआ पैसा बच्चों का। ठीक है, अब जो अंतर है पिता और तीनों बच्चों के पैसों का वो 1015 रुपये है। तो आदमी का वेतन क्या है? ध्यान से समझना भाई, क्या कर सकते हैं इस सवाल के अंदर। देखो भाई, एक आदमी का वेतन 10, 18 और 22%। अब देखो यार, अगर जो वेतन है उसको मैं 100 लेट कर लूँ, 100 मान लूँ तो थोड़ी सी समस्या आएगी। क्यों आएगी? कि भाई बच्चों के अंदर पैसा कितना कितना बांटा, 100 यूनिट मान लूँ, 100 यूनिट मानते हैं अपने पूरे हिसाब से करते हैं बात। अगर मैं 100 यूनिट मान लूँ, सपोज करो कि मैंने 100 मान लिया, तो क्या हो रहा है कि 10, 18 और 22%, तो एक बच्चे को 10 यूनिट, क्योंकि 100 यूनिट का 10% 10 यूनिट, दूसरे को 18% मतलब 18 यूनिट, और तीसरे को 22 यूनिट। इस तरह से बात बन जाएगी। लेकिन बच्चे जो हैं आगे वो 40, 60 और 25% खर्च कर रहे हैं। ये 40% खर्च कर रहा है, ये 60% खर्च कर रहा है, और ये 25% खर्च कर रहा है। तो देखो, अब जब इनकी वैल्यूज अपने निकालेंगे ना, 10 का 40%, 4, 18 का, तो ये पॉइंट के अंदर आएगा। तो ये पॉइंट अवॉइड करने के लिए ना 100 यूनिट की जगह आप क्या करो, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लो, 10,000 यूनिट बना लो। 10,000 यूनिट बना लो, इसको 2 जीरो और एक्स्ट्रा अपने जोड़ लेते हैं, 1000 भी मान सकते हो, 10,000 कर लो, आगे पॉइंटों के अंदर वैल्यू अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 10,000 यूनिट, अब जब यहाँ अपनों ने किया है तो ये कितने कितने यूनिट हो जाएंगी, यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, 1800 और 2200, इतना इतना पैसा बच्चों को दे दिया। ठीक है, अब पैसा बचा हुआ है, वही अपने को सवाल के अंदर अंत में बोला है कि भाई बच्चों का बचा हुआ पैसा, अंतर वो है, तो बचा हुआ पैसा 40% क्यों करूंगा, जो पैसा बचा है वही देखूंगा। ठीक है, तो 1000 का 40% तो यार खर्च कर दिया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, 60%। कितना पैसा बच गया? 6000। कितना बच गया? 1000 का 40% अगर खर्च हो गया तो 600 रुपये उसके पास बच गए। बच्चे के पास 1000 का अगर 40% खर्च कर दिया तो बचे कितने? 60%। यहाँ बचत लिख रहा हूँ भाई, ये बचत, 40% खर्च कर दिए तो 60% बच गए। ये 60% बचा के उसके पास 600 बच गए। अगर 1800 का 60% खर्च हो गया तो 40% बचा होगा। 10% 180 और 40% 720। ये लो, 40% 720। अगर 2200 का 25% खर्च कर दिया तो 75% बचाया होगा। बचत लिख रहा हूँ मैं, खर्चा लिख ही नहीं रहा, डायरेक्ट मैं 25%, 100 में से 25 घटा के डायरेक्ट 75% कर रहा हूँ। तो देखो भाई 75% क्या होता है? 3/4 होता है।
3/4 होता है, या फिर 25% 550 आएगा, 3 गुना करके 1650 भी आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो 4 से काट लो इसको, ये 25 पे कटेगा, 22 गुणा 25 550, 550 गुणा 3 1650। तो भाई देखो अब सारी कहानी मेरे पास सामने आ गई। कितनी बच्चों के पास कितनी बचत हुई, ये बन गया आपका 0, 5 और 2 7, ये गया 6 और 7 13, 13 और 16 29, 2970 तो बच्चों के पास पैसा बच गया। और जो पिता है उसके पास कितना बचा होगा यार, 1000 1800 और 2200, 2200 और 1800 4000 और एक 5000, 5000 बच्चों को उसने पैसा दिया था, तो पिता के पास 5000 रुपये बचे होंगे। ये लो इनका अंतर, क्योंकि सवाल में देखो क्या बोला है, उसके बाद बोला कि पिता के पास जो पैसा बचा और बच्चों के पास जो पैसा बचा उसका अंतर, तो इनका अंतर कितना है, 5000 में से 2900 गए 2100, 2100 में से 70 गए 2030। ये यूनिट माना था, तो ये सारी चीज़ें यूनिट में, यूनिट ये लो, ये यूनिट लिख सकते हो आप, यूनिट। और सवाल में कितने पैसे बच रहे हैं भाई, 1015 रुपये बच रहे हैं, 1015 रुपये बच रहे हैं। तो देखो 2030 से 1015 जस्ट हाफ हो रहा है, बिल्कुल आधा हो रहा है। इसका मतलब टोटल जो वेतन था पिता का वो 10,000 यूनिट माना था, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 यूनिट की जो वैल्यू है इसका भी क्या कर देंगे हाफ, तो कितने आ जाएंगे 5,000 रुपये। ये भैया आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात, इस अप्रोच से ये सवाल करेंगे। क्लियर है आपको, एकदम समझ में आ गई होगी बात। चले नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल करते हैं भैया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। क्या है सवाल, अगला सवाल है ए का वेतन ए और बी के कुल वेतन का 37.5% है, कि भाई जो ए की इनकम है वो ए और बी की टोटल इनकम का 37.5% है। बी अपने वेतन का 60% बचाता है और ए और बी की कुल बचत उनकी कुल आय का 50% है। ठीक है, उनका औसत खर्च 16,000 रुपये है, तो ए और बी का कुल वेतन कितना है। अब इस सवाल के अंदर, इस एक सवाल से जो एग्जामिनर है जिसने एग्ज़ाम सेट किया है ना, वो आपकी प्रतिशत, अनुपात और औसत, परसेंटेज, रेशो और एवरेज, तीनों की नॉलेज चेक कर लेगा। सिर्फ एक सवाल से 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। किस तरह से, ध्यान से समझना भाई। देखो जैसे जैसे, देखो अर्थमेटिक का यही असूल है कि जैसे जैसे चीज़ें बोली गई हैं वैसे वैसे करते चलो भाई। ठीक है, कैसे, देखो ए का वेतन ए और बी के कुल वेतन का 37.5%, 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना वो 3/8 होती है भाई। 37.5% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 12.5% की 1/8 होती है। 37.5 12.5 से 3 गुना है, तो 1/8 का भी 3 गुना करके 3/8 बना लेंगे। समझ में आ गई बात। क्या बोलता है, ए का वेतन ए और बी के कुल वेतन का। अब ये ए और बी का कुल वेतन दिखाता है भाई, ये ए और बी का कुल वेतन दिखाता है भाई। 37.5% का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है 37.5% का मतलब 37.5/100। अगर ए और बी की कुल आय 8 है या 100 है ना, तो उसमें से जो 3 हिस्से हैं 37.5 रुपये हैं वो ए के हैं। तो इसको थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे कि भाई ए और बी के अगर टोटल 8 मिलते हैं ना, तो 8 का 37.5% 3 उसमें ए के, 3 उसमें से ए के। अब देखो ये मैं वेतन बना रहा हूँ, ये मैं वेतन बना रहा हूँ, ए और बी का 8, अगर ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा भाई, बी का कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गए 5। ये लो, पहली लाइन से जो है आपकी ये चीज़ निकल के आ गई, पहली लाइन से ये चीज़ निकल के आ गई। अगली बात बोलते हैं बी अपने वेतन का 60% बचाता है, बचत, सेविंग्स जो बी है वो 60% बचाता है। अब देखो यार, जब 5 का 60% करोगे ना तो 3 आ जाएगा। ये बचत है भाई, इसके ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है। इसका रोल खत्म हो चुका है एक तरह से सवाल के अंदर। अब ठीक है, 5 का 60%, यहाँ कर रहा हूँ रफ वर्क, 5 का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5 से 5 कट कितना आ गया, 3 आ गया। ये भाई 3 बचा रहा है, ये बचत के सामने बचत लिख रहा हूँ, वेतन के सामने वेतन लिखा था। क्लियर है बात। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ए और बी की कुल बचत उनकी आय का 50% है। देखो हर एक बात अपने आपस में कनेक्टेड है।
आपने हर एक चीज़ को बारी बारी से उठाना है और अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना है। क्या बोलता है कि जो ए की बचत है ना, जो ए की बचत है, जो ए और बी की कुल बचत है वो उनकी आय का 50% है। तो देखो भाई उनकी कुल बचत कितनी है, 3 और 5 8, यहाँ पे भी 8 ही था। ये जो बचत है वो बोलते हैं कि ए और बी की टोटल जो सेविंग है ना वो उनकी इनकम का 50% है। तो 8 का 50% कितना हुआ, 4 हुआ। 4 में से यार 3 तो बी नहीं, अकेला ही बचा रहा है। 4 में से 3 तो अकेला यही बचा रहा है। तो 4 में से 3 गया, कितना, ए कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। समझ में आ गई बात। ये कहानी है। इस तरह से सारी चीजें आपस में कनेक्ट करते हुए चलो, ये रेशो बन रहे हैं, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहेंगी। क्योंकि 3 8 5 पहले ये बनाया, फिर 5 से ही तो 3 बनाया। फिर बोल रहा है कि भाई बचत जो है वो ए और बी की कुल बचत का 50% है। 3 तो इसने ही बचा लिए, 8 रुपए अगर उनकी टोटल इनकम है तो 3 तो यही बचा लिए, 1 और बचेगा अगर टोटल 50% करना है तो 1 ये ऑटोमेटिकली यही बचाएगा। यहाँ 1 लगती है बचत में। ठीक है, आगे क्या बात बोलता है वो, अगर उनका औसत खर्च 16,000 रुपये तो ए और बी का कुल वेतन कितना है। औसत मतलब यार 2 लोगों का औसत 16,000 है। अगर 2 लोगों का औसत 16,000 है, एवरेज मान लो विराट कोहली की 2 इनिंग्स के अंदर जो एवरेज है, एवरेज स्कोर है वो 50 है। विराट कोहली ने 2 पारियों में 2 इनिंग्स में अपनी 50 रन स्कोर किए हैं एवरेज। तो यार टोटल फटाफट तुम कर नहीं दोगे, 50 × 200। तो अगर औसत जो है वो 16,000 रुपये है तो उनका टोटल 32,000 नहीं हो जाएगा क्या खर्चा। तो यार 8 में से 5 और 3 8 में से वो 4 बचा रहे हैं और 4 खर्चा कर रहे हैं। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो 4 खर्च है वो किसके बराबर आ जाएगा, 32,000 के बराबर आएगा। 32,000 के बराबर आएगा। क्लियर है बात कि भाई जो औसत खर्चा है वो 16,000 रुपये, औसत खर्चा जो है वो 16,000 रुपये। खर्चा है कितना, 8 में से यार 4 तो बचा लिए तो 4 ही तो खर्चा होगा, ये 4 खर्चा। लेकिन यहाँ 16,000 नहीं करें, 16,000 गुना 2 होगा 32,000, क्योंकि 2 लोगों का एवरेज है। अब क्या बोलता है वो, अब बोलता है ए और बी का कुल वेतन कितना है। तो कुल वेतन यार 3 और 5 8 ही तो था। तो 8 की वैल्यू, 4 की वैल्यू अगर 32,000 तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64,000। ये आपका बन जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है आपका रहेगा डी ऑप्शन, ₹64,000। क्लियर है बात, समझ में आ गई सब लोगों को। ठीक है, कोई और अप्रोच इसके अंदर लगा सकते थे अपने। ए का वेतन, ए और बी के कुल वेतन का 37.5 है, बी अपने वेतन का 60% बचाता है, ए जो है ए और बी की कुल बचत उनकी आय का 50% है। ठीक है, तो उनका औसत खर्च इतना है, तो ए और बी की कुल जो है इनकम कितनी होगी। ठीक है, बाकी आप देखो जब यहाँ तक आपने बात कर ली थी कि भाई उनकी इनकम जब आपने बनाई 8 ली थी, जब अपने इनकम 8 बना ली थी, तो बहुत सारा डाटा इसके अंदर बेवजह दे रखा है सवाल के अंदर। किस तरह से कि भाई जब 8 इनकम बना ली और 50% कि भाई जो 4 है वो तो वो बचा ही रहे हैं, तो 4 ही तो खर्चा करेंगे। अगर बीच वाली अपने बातें छोड़ भी दें, ये 3 और 1 की बात छोड़ भी दें, तो भी अपने सवाल पे अपने पहुंच ही जाएंगे। ये डाटा की तो जरूरत तब पड़ती जब वो ए की बचत पूछता। अगर वो ए की बचत पूछता ना तो 4 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 8,000 आती, तब अपने को इस डाटा की रिक्वायरमेंट थी। जिस तरह से ये चीज़ पूछ रहा है, अपने को ये और ये डाटा निकालने की तो जरूरत ही नहीं है कि भाई 8 थे, 8 में से जो 4 है वो तो बचा ही लिए, तो 4 ही खर्चा करेगा। 4 की वैल्यू डायरेक्ट 32,000 रखो, 8 बनाया था, 8 की वैल्यू 64,000 आ जाएगी। समझ में आ गई बात। इस तरह से ये जो सवाल का उत्तर है 64,000 आ जाएगा। करें अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हो। हाँ जी, क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है, बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट पर गूगल फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन 20% की छूट पर उपलब्ध था। कि भाई कोई सेल लगी है, बिग बिलियन डे सेल, उसके अंदर फ्लिपकार्ट पर गूगल फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन 20% की छूट पर अवेलेबल है। ठीक है, जो ग्राहक पहली बार फ्लिपकार्ट पर ख़रीदारी कर रहे हैं उन्हें बिलिंग राशि पर 10% का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा। समझाता हूं मैं आप लोगों को। सूरज फ्लिपकार्ट का पहली बार यूजर होने के नाते 36,000 रुपये मोबाइल फ़ोन खरीदता है। 36,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन खरीदता है। मोबाइल फ़ोन की वास्तविक कीमत क्या है?
बहुत ही आसान सवाल है, सवाल लेंदी है, सिर्फ सवाल में है कुछ भी नहीं कि भाई एक सेल है, उसके अंदर 20% सेल ऑफर की गई है कस्टमर्स को, लेकिन ये भी बोल दिया कि अगर पहली बार खरीदोगे तो 10% आपको अतिरिक्त जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। इस तरह से सूरज एक ग्राहक है, उसको जो फ़ोन है वो 36,000 में मिल गया, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना होगा। देखो यार, एक्चुअल प्राइस 100 मान लो, 100 मान लो, ठीक है। तो अगर एक्चुअल प्राइस 100 है, 20% का डिस्काउंट, पहले 20% का डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं वो सबको, कितना हो जाएगा रेट, 80 हो जाएगा। लेकिन सूरज पहला कस्टमर है, पहली बार मतलब परचेजिंग कर रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो उसको 10% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। 10% एक्स्ट्रा किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, 80 पे मिलेगा। तो 80 का 10% अगर डिस्काउंट और दे दिया जाए तो उसको 8 की छूट और मिल गई, 80 का 10% 8, तो अब चीज़ उसको कितने में मिल गई, 72 में मिल गई यार। ये लो, 100 रुपये वाली चीज़ उसको 72 में मिल गई। ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट, ठीक है। तो भाई 72 में मिल गया, सवाल में कितने में मिल रहा है, 36,000 में मिल रहा है। वास्तविक कीमत कितनी थी, 100 थी, तो 100 की वैल्यू 36,000 बटे में 72, पहले 1 की वैल्यू आ जाएगी ना, ये वैल्यू 1 की होती है, इतनी वैल्यू 1 की होती है, बटे में 72, गुणा में क्या करूँगा, 100 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100, तो ये काट दोगे 2 से, 5 के आगे 4 0, सॉरी 50,000 पूरा ही हो गया, ये आपका आ गया 50,000, ये आपका बन जाएगा पूरा 50,000 रुपये बन जाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको। चलें अगले सवाल पे, तो ये आपका बन जाएगा भाई 50,000 रुपये पूरा। क्लियर है, अगला सवाल करते हैं। देखो, आसान सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, डिस्काउंट का भी लॉजिक साथ में ही आ गया इस सवाल के, डिस्काउंट का जो लॉजिक है वो साथ में ही आ गया इस सवाल के, ठीक है। करते हैं भाई अगला सवाल। क्या है अगला सवाल, अगले सवाल में वो बोलता है कि गंभीर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का कारण जानने के लिए गांव में एक सर्वेक्षण किया गया कि भाई कोई महामारी फैली हुई है, गंभीर बीमारियां हैं, उसकी वजह से मौतों का जो कारण है जानने के लिए गांव के अंदर एक सर्वे हुआ है, ठीक है। मधुमेह के कारण, ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी चीज़ें अपने को इसके अंदर करते हुए चलना है, फिर अपने रिजल्ट पे आएंगे अंत में, ठीक है। क्या बोलता है, मधुमेह, डायबिटीज़ है, मधुमेह के कारण मरने वालों की संख्या कुल आबादी का 20% थी। कुल आबादी, टोटल अगर पॉपुलेशन 100 है तो उसमें 20 जो है वो डायबिटीज़ की वजह से मरे हैं, ठीक है। यह पाया गया कि फेफड़ों के कैंसर के कारण 2000 लोग मारे गए। मधुमेह से मरने वाले लोग फेफड़ों के कैंसर से मरने वाले लोगों की तुलना में 1200 अधिक थे। यदि फेफड़ों के कैंसर से मरने वाले लोग धूम्रपान करने वाले लोगों के 33.33% थे, तो कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग धूम्रपान करने वाले थे। ध्यान से समझना भाई, अच्छा सवाल है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा इस सवाल में। देखो, पहली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, सर्वे हुआ, उसमें मैथ का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद बात कर रहा है मधुमेह। मधुमेह क्या बोलता है कि 20% जो लोग हैं वो मधुमेह की वजह से मरे हैं भाई, 20% लोग जो हैं वो मधुमेह, डायबिटीज़ की वजह से मर गए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, यह पाया गया कि फेफड़ों का कैंसर, आगे बात है फेफड़ों का कैंसर, कितने लोग उसकी वजह से गए हैं, 2000 लोग जो हैं वो कैंसर की वजह से चले गए, ठीक है। मधुमेह से मरने वाले लोग कैंसर से मरने वालों के 1200 अधिक थे। जो मधुमेह वाले लोग हैं वो कैंसर वालों से 1200 ज़्यादा हैं, तो यार 2000 और 1200 इसके बराबर में ही पुट कर देता हूँ 3200, 2000 और 1200 3200, 20% के बराबर ही तो लोग आएंगे। तो यहाँ से अगर एक चीज़ मुझे पता लगे तो 100% लोग जो हैं, अगर 100% मैं निकाल लूँगा तो देखो 100% 20% का 5 गुना है, तो 3200 में भी 5 गुना कर दोगे तो 16,000 आ जाएगा। टोटल आबादी मुझे पता लग गई, टोटल लोग मुझे पता लग गए। 100% कितने होंगे, देखो 20% से 100% गुणा 5 हो रहे हैं ना, तो 3200 गुणा 5 16,000 हो जाएगा। टोटल लोग जो गांव के हैं वो 16,000 बन जाएंगे। क्लियर है बात, 16,000 लोग टोटल आ जाएंगे। लेकिन अभी बात खत्म नहीं है, अंत में उसने पता नहीं क्या पूछा है, अपने करते हैं आगे सवाल। यदि फेफड़ों के कैंसर से मरने वाले लोग धूम्रपान करने वालों के 33.33% थे, आगे धूम्रपान स्मोकिंग वाले लोग, बोल रहा है कि जो कैंसर से लोग मरे हैं ना वो धूम्रपान वालों का 33.33%, मतलब 33 से 1/3%, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। कि मतलब कैंसर के जो लोग हैं ना और जो धूम्रपान वाले लोग हैं, इनका जो रेशो है ना 1/3 है।
अगर ये लोग 100 है ना तो ये 33 से 1/3 है, ये अगर 3 है तो ये 1 ही है। तो रेशो 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो 3 की वैल्यू यहाँ 6000 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, कि भाई कैंसर वाले लोग धूम्रपान वालों का 33 से 1/3%, 1/3 है। ये जो 3 लोग हैं ये धूम्रपान वालों को दिखा रहा है, और 3 में से 1 जो लोग हैं, मतलब 3 जो 1 है वो कैंसर को दिखा रहा है, कैंसर वाले पेशेंट्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2000 तो 3 की वैल्यू 6000। अंत में क्या पूछा गया सवाल के अंदर? अंत में ये पूछा गया है कि तो कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग धूम्रपान करने वाले थे। तो देखो यार, कुल आबादी मैंने निकाल ली, धूम्रपान वाले लोग 6000, तो धूम्रपान वाले लोगों का प्रतिशत पूछा गया है 6000 बटे 16000 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। तो वैसे तो 6/16 अपने को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, कि 6 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर वैसे करेंगे तो। 6000 16000, 3 0 से ये 3 0 काटो, ये कट गया आपका 3/8 पे। 3/8 की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू 37.5% होती है। 3 गुना ये जो बाद वाली 100 वाली 0 नहीं कटेगी ना, 300/8 करोगे। बटे 8 का मतलब क्या होता है? बटे 8 का मतलब आधे के आधे का आधा। 3 बार संख्या को आधा कर दो। 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5%। ये मतलब होता है। बाकी 3/8 की परसेंटेज वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, 37.5%। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखना भाई। अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे है, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी कर सकते हो। हाँ जी, अगला सवाल समझते हैं क्या बोलता है। अगले सवाल में बोलता है, रहीम ने अपनी वार्षिक आय का 10% घर के किराए पर, 14% नई कार खरीदने पर, 12% बच्चों के स्कूल पर खर्च किया। उसने शेष का 15% और 10% क्रमशः किराने के सामान और स्पेन की छुट्टी पर बिताया। यदि उसने पूरे वर्ष में 5,18,400 रुपये की बचत की तो उसका मासिक वेतन कितना है। पहले बात वर्ष की चल रही है सारी, पहले बात वर्ष की चल रही है। तो क्या बोलता है, कोई देखो कोई मतलब नहीं है अपने को कि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, घर के किराया, नई कार या स्कूल के बच्चों का खर्च, वो लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, 10 + 14 और प्लस क्या है 12, ये तो भाई उसने खर्च कर दिया पहले वाली लाइन में। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 और 14 26 और 10 36, तो ये खर्च हो गया 36, तो ये खर्च हो गया। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 64। अब 64 में से उसने क्या किया, 15% और 10% किराए के सामान और स्पेन में छुट्टी, तो 10 और 15 25% हो गया। तो उसके पास बचा कितना भाई? 75% बचा। तो 64 का डायरेक्ट ही 75% 3/4 48 होता है। अगर डायरेक्ट नहीं तो 3/4, ये 16, 16 तिये 48, 48 रुपये उसने बचा लिए भाई। 48 रुपये जो हैं उसने बचा लिए। अब देखो सवाल में वो कितने बचा रहा है। सवाल में वो, यदि उसने पूरे वर्ष में, पूरे एक साल में 5,18,400 रुपये की बचत की, तो 48 मैं यहाँ बचा रहा हूँ भाई। तो 48 की वैल्यू कितनी? 5,18,400। ये लो, इतने रुपए की उसने बचत कर ली। तो मासिक वेतन कितना है? तो मासिक वेतन कितना है? पूरे साल के हिसाब से चल रहा है। मैंने 100 लाख किया था वेतन पूरा वर्ष का, पूरे एक वर्ष का। 48 उसके अंदर से उसकी बचत आ गई, पूरे साल की बचत 48, पूरे साल की जो बचत है वो 48 आ गई। अब देखो ये बचत जो है पूरे साल की है, 48 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, 100 की वैल्यू निकालता हूँ पहले तो, कि भाई उसका पूरे साल का वेतन, पूरे साल का वेतन 5,18,400 बटे में 48 गुणा में 100, यही काम करोगे ना। ये 100 वैल्यू किसकी आ गई? ये पूरे साल का वेतन आ गया उसका। ये जो चीज़ है पूरे साल का उसका वेतन है, पूरा वेतन है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है उसका मासिक वेतन कितना है। तो अगर मासिक वेतन, यार पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, ये पूरे साल की तनख्वाह है। अगर मेरे पूरे साल की तनख्वाह 12,000 है तो महीने की कितनी होगी? 1,000 रुपये होगी ना। कैसे आया 1,000? 12,000 बटे 12 ही तो किया आपने। अगर मेरे पूरे साल की तनख्वाह 12,000 रुपये है,
अगर 1 महीने की कितनी होएगी, फटाक से बोलोगे ना जल्दी से 1000 रुपये, तो वो 1000 कैसे आया, 12,000 बटे 12 ही तो किया आपने, तभी तो 1000 आया। तो ये पूरे साल की तनख्वाह है, 100 की वैल्यू पूरी आ गई। तो अगर पूरे 1 महीने की निकालनी है तो बटे में 12 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल कर लेता हूँ। जब इसको हल करूँगा तो 48 का पहाड़ा चलाना, 48 का चला लो, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, 12 का चला सकते हो आप। तो मैं कैंसिल आउट करता हूँ, देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर लिख देता हूँ। 48 बराबर 51 84 00, ये लो, ये हल करते हैं। ये 48 के पहाड़े में 432 9 पे आएगा, है ना। 480 माइनस 48 कर दो, 480 माइनस जब 48 करोगे ना 432 आएगा। ये पूरा पूरा आपका 900 पे कटेगा, तो 9 के आगे कितनी जीरो, 4 जीरो। ये पूरे 1 महीने की तनख्वाह हो गई कितनी, 90,000 पे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा भाई ए ऑप्शन, 90,000 रुपये। क्लियर है बात। इस तरह से हम ये सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको अब दिखाई देगा। ये सवाल आप खुद करके देखें भाई, ये सवाल आप खुद करके देखें। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल स्वतः करके देखें। रमन के पास बैंक जमा राशि अमन से 100% और जतिन से 75% अधिक है। देखो भाई 3 कैरेक्टर हैं इसमें, रमन, अमन, जतिन। रमन, अमन, जतिन, ठीक है। रेशो को साथ लेके चलेंगे इस सवाल में। किस तरह से देखना, रमन के पास अमन से 100% ज़्यादा। तो देखो यार 100% का मतलब ना 1 होता है, 1/1 होता है। मतलब अगर अमन के पास 1 है ना, तो इसके पास 1 का 100% कितना, 1 ज़्यादा है, तो ये इसके पास 2 होंगे। 1 का 100% ज़्यादा, 1 का 100% 1, तो 1 ही ज़्यादा, 2 रेशो 1 बन जाएगी वैल्यू। क्लियर है बात। आगे देखो, आगे देखो। और जतिन से 75% अधिक है। किसके पास, रमन की बात कर रहा है। रमन की बात अमन और जतिन के रेस्पेक्ट में कर रहा है वो। 75% की वैल्यू 3/4। मतलब अगर जतिन के पास 4 है ना, ये जो है जतिन को दिखा रहा है भाई, ये जतिन को दिखा रहा है। अब पहले 1 जतिन को दिखा रहा था, सॉरी, पहले जो 1 है वो आपको वो अमन के पैसे दिखा रहा था। पहले रमन के पास अमन से रिस्पेक्ट में था कि भाई 1 अगर अमन के पास है तो 1 और 1 2 इसके पास है। अब रमन के पास जो पैसे हैं वो जतिन से 75% ज़्यादा हैं, तो ये जो 4 है ये जतिन को दिखा रहा है। 4 का 75% 3 ज़्यादा है रमन के पास जतिन के मुकाबले, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे यार, इनको ज्वाइन कर लेंगे। देखो 2 और 7 का लघुत्तम 14। अगर इसके पास 2 थे तो इसके पास 1 थे, अगर इसके पास 14 होंगे, 2 बराबर 14, 1 बराबर 7। इनको कनेक्ट करना है, ये रेशो और ये रेशो को ज्वाइन करना है अपनों ने। 2 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7। अब देखो इनको ज्वाइन करना है। 7 की वैल्यू 14, पहले 2 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7 बनाई थी इसको कनेक्ट करने के लिए कि भाई, और अब 7 की वैल्यू 14 तो 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 8। ये भाई ज्वाइन हो गए रेशो एक साथ। अब आप देख लो, चाहे रमन के पास अमन से 100% ज़्यादा भी बन रहे हैं और रमन के पास जतिन से 75% ज़्यादा। 8 का 75% 6 होता है, तो 8 और 6 इसके पास 14 भी बन रहे हैं। ये सारी चीज़ एक ही रेशो स्केल के अंदर आ गई। समझ में आ गई बात। चलें आगे, क्या पूछा गया भाई सवाल के अंदर, रमन की जमा राशि अमन और जतिन की कुल राशि के कितने % है। रमन की राशि क्या पूछा है भाई, रमन के पास जो पैसे हैं वो अमन और जतिन का कितना प्रतिशत है, ये चीज़ पूछी है। तो भाई 14 है रमन के पास, 7 और 8 15। ये देखना भाई 7 और 8, ये चीज़ मैंने यूँ लिखी है, ये 7 और 8 15 गुणा 100। ये कट गया आपका 20 पे, ये कट गया आपका 3 पे। 280 बटे 3, 3 में 27, 1 0, 3 तिये 9, सिर पे 1 पैर में 3। 93 से 1/3% भी सही है और 93.33% भी सही है। ये आपका बनेगा भाई फाइनल आंसर। समझ में आ गई। 93.33% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 93.33%। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको। 93.33% जो है वो आंसर हो जाएगा। तो रेशो की हेल्प से हम इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये लो,
देखिए भाई, करके देखें खुद वीडियो को पॉज करके। क्या बोलता है, अगले सवाल में बोलता है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% ज़्यादा है। यदि ए की बचत 24,000 रुपये जो ए के मासिक वेतन का 40% है तो बी की मासिक वेतन कितना होगा। बड़ा ही आसान सवाल है, उम्मीद है आप लोगों ने सबने कर लिया होगा ये सवाल। नहीं किया तो देखें भाई किस तरह से, क्या सवाल में बोलता है। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% ज़्यादा है। वेतन 20% की जो वैल्यू है, 20% का मतलब क्या है, 20% का मान 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। ए का मासिक वेतन बी से 20% ज़्यादा है, मतलब अगर बी के पास 5 है ना, तो 5 का 20% कितना, 1। 5 और 1 6, यूँ करो इसको। नहीं तो देखो 6 5 लिख दिया मैंने। अगर आप यूँ करो 20%, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है 100 पर, कि भाई ए के पास 20% ज़्यादा है, अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 120। इनका जब अनुपात बनाओगे ना तो वो भी 6 5 ही आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्लियर है बात, तो भी 6 5 ही आएगा। डायरेक्ट लिखो तो थोड़ा सा टाइम अपने बचा सकते हैं। ठीक है, 20% 1/5। अगर बी के रेस्पेक्ट में ए के पास 20% ज़्यादा है तो बी के पास 5 और 5 और 1 ए के पास 6। आगे क्या बोलता है सवाल के अंदर, आगे बोलता है ए की बचत 24,000 रुपये जो ए के मासिक वेतन का 40% है। यार बोलता है कि ए ना 40% बचाता है। ए की जो बचत है वो 24,000 रुपये है जो उसके मासिक वेतन का 40% है, तो उसका वेतन अपने आप में 100 होगा। इसका 40% मत करना, अलग से ही चीज़ चलते हैं कि भाई बी की बात कर रहा है, वो 24,000 बचाता है जो उसके वेतन का 40% है, तो 40% बराबर 24,000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 40 करोगे तो ये हो जाएगा 60,000। बटे में आ जाएगा आपका, सॉरी 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60,000। ए की बात है, सॉरी ये ए की सारी बात है, ये ए की सारी बात है कि ए के लिए बोला गया है कि ए भाई 40% की बचत करता है। 40% बराबर 24,000 है, तो 1% की वैल्यू बटे में 40 लगा दो, ये 0 से 0, ये 600 पे कटेगा। 100% की वैल्यू 600 के आगे 2 0 लगाओगे तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, ए का जो वेतन है वो रेशो में कितना है, 6 बराबर 60,000। तो यार एक की वैल्यू देखो 10,000 नहीं आ जाएगी क्या, 4 0 ही तो लग रही है आगे, तो 5 के आगे भी 4 0 लगा दो। ये लो, बी का वेतन कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। आंसर बी का वेतन ही पूछा है सवाल के अंदर, क्या पूछा है, बी का वेतन 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए इतने सवाल थे। इन सवालों को आप वापस एक बार करके देखें। सिर्फ मेरे सॉल्यूशन कराने वाले वीडियो के अंदर आप वापस जाके एक बार खुद से भी करने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। एग्ज़ाम सब जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं, तो अपने को अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। अपनी तैयारी अपने करते रहें, ताकि जब एग्ज़ाम हो तब अपने ऊपर कोई प्रेशर ना हो तैयारी का। अपनी तैयारी पहले से ही पूरी अच्छे से हो, तो टाइम को व्यर्थ नहीं करें, जाने नहीं दें समय को। ठीक है, अपनी तैयारी में जुटे रहें और लगे रहें पढ़ाई के अंदर, प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहें, जीके पढ़ें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना पेपर निकल जाए भाई। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।